नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी वैकेंसी के बारे में। पीजीटी वैकेंसी जो आई है यूपी पीजीटी के लिए, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, रिजर्वेशन क्या होगा, फीस क्या होगी और आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या होगी, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जैसे कि तदर्थ शिक्षक का मतलब क्या है, बालक एवं बालिका संवर्ग का मतलब क्या है, उसमें क्या कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बीएड या एमएड में अधिभार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीएड कंपलसरी है या नहीं। तो मुख्य रूप से जो आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम लोग मुख्य डेट्स देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुख्य डेट्स यहाँ पर क्लियर है कि 29 से आपका जो है शुरू हो रहा है आपका पंजीकरण, और ये चलेगा 27 तक। मतलब 29 तारीख से लेकर के 27 तक आप पंजीकरण कर सकते हैं और फाइनल सबमिशन 30 तक कर सकते हैं। तो ये है आपके मेन डेट। एग्ज़ाम का डेट अभी तक दिया नहीं गया है। फीस के बारे में अगर देखें तो फीस का पूरा विवरण आपके सामने है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 700 रुपये देना होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 50 रुपये होगा। इस प्रकार से 750 होगा। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं लेकिन आप महिला अभ्यर्थी अगर हैं तो आपको 350 रुपये देना होगा। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं अथवा भूतपूर्व सैनिक हैं अथवा विकलांग हैं तो आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका आधा पैसा लगेगा। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं और आप विकलांग हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का 200 रुपये है आवेदन शुल्क पुरुषों के लिए। तो महिलाओं, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए उसका आधा होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये फीस का वितरण है। अब आते हैं दोस्तों आयु सीमा और वेतनमान पर। आयु सीमा आपकी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। प्रवक्ता संवर्ग के लिए आपकी जो पेमेंट होगा वो 47,600 रुपये से 1,51,000 का जो पे लेवल है 8th जो है ग्रेड पे पर आपको मिलेगा। आरक्षण के लिए देखें दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही अनुमन्य है। इसके अलावा अगर आप अन्य अदर स्टेट के हैं तो आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माने जाएंगे। और देखते हैं अब दोस्तों कि ओवरलैपिंग होगी कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर आप प्रतिभावान छात्र हैं और मान लीजिए कि 100 में से 90 नंबर रखा गया है अनरिजर्व्ड के लिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी कैटेगरी के हैं या किसी भी अन्य कैटेगरी के हैं और अगर आप 90 प्राप्त करते हैं तो आप जो है अनरिजर्व्ड में चले जाएंगे। मतलब आपका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड में होगा और आपकी जो सीट खाली होगी वो आपकी कैटेगरी के किसी अन्य कैंडिडेट के लिए हो जाएगी। ये होता है ओवरलैपिंग। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। तो उसमें यह हुआ था कि क्योंकि उसमें कई स्टेप्स होते हैं, तो उसमें यह निर्णय दिया गया था कि अगर भर्ती प्रक्रिया के किसी एक चरण में या किसी एक जगह पर अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो अन्य जगह पर आपको आरक्षण नहीं, मतलब आपको आरक्षण मिलेगा लेकिन आप अनरिजर्व्ड में नहीं जा सकते। जैसे कि आपने एज रिलैक्सेशन प्राप्त कर लिया, मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिला है आरक्षण के तहत, तो अब आप जो है आप कितना अच्छा भी अंक लाएं, आप जनरल कैटेगरी के भी अगर आप उसके जो आपका बनाया गया है कट ऑफ उसको भी आप छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो फिर भी आपका उसमें नहीं होगा। आपको एससी कैटेगरी में ही आपको लेना पड़ेगा, अपने कैटेगरी में ही लेना पड़ेगा। तो ये रूल बनाया गया था लोक सेवा आयोग के लिए। अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है और इस भर्ती में भी स्पष्ट निर्देश कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप फॉर्म भरिए। दोस्तों, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग अर्हता परीक्षा में, जैसे कि आपको पीजी होना आवश्यक है इसके पीजीटी पद के लिए,
तो अगर आपकी परीक्षा अभी हो रही है तो आपके लिए एक ये जो है कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होगी। तो आपका रिजल्ट अगर 27 नवंबर तक आ जाता है, फॉर्म भरने के पहले के लास्ट डेट तक आ भी जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप इस मामले में निश्चिंत रहें। परीक्षा केंद्र जो है कहाँ पर होंगे यह भी श्योर नहीं है, वैसे जनपद के मुख्यालय ही बनाए जाएंगे। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के 85% अंक, इसके बाद आपके 10% अंक जो होंगे साक्षात्कार के होंगे, और 5% अंक जो होंगे वो आपके अधिभार होंगे, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें है, मतलब पूरा सिलेक्शन का जो है एक जो आपका अंकों का बंटवारा है ये इसी आधार पर किया गया है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। अगर आप साक्षात्कार में जाते हैं तो उसमें जो 10% अंक साक्षात्कार के हैं, तो उसमें सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिव्यक्ति की योग्यता, इन बिंदुओं पर आपके अंक दिए जाएंगे। और मुख्य रूप से जो लोग बीएड अथवा एमएड कर चुके हैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि आप अगर शिक्षा स्नातक हैं, मतलब बीएड किए हुए हैं, तो बीएड रखने के कारण आपको 1% अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको 1% अंक एक्स्ट्रा होगा। इस प्रकार से आपकी रैंक ऊपर उठ जाएगी इसके, अगर आपके पास बीएड है तो। अगर आप राज्य की किसी टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर में खेल में भाग लिए हैं तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और अगर आप एमएड किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको 2% अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप डॉक्टरेट मतलब आप पीएचडी कर चुके हैं तो आपको 2% अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 5% अंकों का बंटवारा है, जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो आपको मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया में जो मुख्य रूप से 500 अंक है, जिनमें 425 अंक अर्थात 85% अंक लिखित परीक्षा के लिए हैं, साक्षात्कार के 50 अंक हैं, और 25 अंक जो है आपके अधिभार हैं। जैसे डॉक्टरेट, पीएचडी, एमएड, बीएड अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी खेलकूद प्रतियोगिता में आप अगर भाग लिए हैं तो उसमें आपको 25 अंक इन सभी के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से 500 अंकों का बंटवारा किया गया है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तदर्थ शिक्षक का मतलब क्या है। तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत तदर्थ प्रवक्ता वो होंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। ऐसे विद्यालय में अगर वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने डायट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो ऐसे विद्यालय जो अर्धशासकीय हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उनको सहायता प्राप्त हो चुकी है, ऐसे में वो अगर वहाँ पर शिक्षक हैं तो वो तदर्थ प्रवक्ता माने जाएंगे। तो 1 वर्ष की सेवा अगर उसमें दे चुके हैं तो 1.75 अंक, और अधिकतम उनको 35 अंक दिए जा सकते हैं, जैसे उनकी सेवा होगी जितने साल की, ये उनको अधिभार होगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट और तदर्थ प्रवक्ता के बीच जो कंपटीशन है वो लगभग न के बराबर होगा, क्योंकि इनके लिए जो होगा 390 अंक का पेपर होगा और अधिभार 35 अंक का होगा। तो ओवरऑल 425 अंक का ही होगा दोनों लोगों के लिए, चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हों चाहे तदर्थ प्रवक्ता हों। लेकिन जो आपको अधिभार 35 अंक का मिलेगा वो होगा सिर्फ तदर्थ प्रवक्ता के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि तदर्थ प्रवक्ता और फ्रेश कैंडिडेट दोनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जब साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कारित समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। समेकित लिस्ट मतलब कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं और वो कैंडिडेट जो हैं आप तदर्थ प्रवक्ता वर्ग के लिए जो हैं उसके उन सभी का मिक्सअप करके आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जो आगे होगा उसी को बुलाया जाएगा। दोस्तों अगर बालक एवं बालिका संवर्ग के विषय में बात करें तो यहाँ पर बालिका संवर्ग के लिए जो कुछ सीटें रखी गई हैं उन सीटों का रखने का एकमात्र मतलब ये है कि महिलाओं के लिए कम से कम उतनी सीट फिक्स रखी जाएं। परंतु आपको ध्यान देना है फॉर्म भरते समय, अगर आप बालक वर्ग में हैं, महिला कैंडिडेट हैं, अगर आपने बालक वर्ग में भरा है तो आप जो है बालक मतलब आपको 2 में से एक चयन करना होगा। अगर आपने बालिका वर्ग में भर लिया है तो फिर आपका बालक वर्ग में नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि आप जो है बालक वर्ग में भरें। जो आप बालक वर्ग में भरेंगी तो उसमें समस्या नहीं होगी। दोस्तों कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है उनकी शैक्षिक अर्हता को लेकर, मुख्य रूप से हिंदी विषय में।
तो हिंदी विषय में देखिए स्पष्ट रूप से निर्देश है कि हिंदी में एमए होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बीए में संस्कृत होना चाहिए। जैसे आप बीए किए हैं तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत होना चाहिए, अथवा आप शास्त्री अलग से किए हुए हों तो वो आपका मान्य होगा। तो ये है हिंदी विषय के लिए। और जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए, जो 5 अप्रैल 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं में अध्यापन के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखा गया है कि संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना, उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा। जो कि 16 मार्च 1979 के, मतलब जो 5 अप्रैल 1975 के पूर्व ही टीजीटी बन चुके हैं, अब उन्हें पीजीटी बनना है, तो उनके लिए ये उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं पर प्रवक्ता के पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति है तो बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। मतलब अगर आप एमए हिंदी से भी किए हैं और संस्कृत से भी किए हैं अगर, तो फिर बीए में आप संस्कृत पढ़े हैं या नहीं पढ़े इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये है आपका शैक्षिक अर्हता है। और वरीयमान अथवा अधिभानी जो अर्हता है उसका मतलब ये है कि उसमें आपको अधिभार दिया जाएगा, जिसका विवरण हमने आपको पहले ही दे दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। हमने चर्चा की, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अन्य सभी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी दोस्तों हम आपको ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया का पूरा एक पोर्टल खोल करके, जहां से आपको जिस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है वो पूरा सीधे आपके सामने प्रस्तुत करके एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको, ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन में समस्या ना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।